पिछली बार क्या हुआ था कि मथुरा में सूचना अधिकारी रमेश चंद्र शर्मा ने गायत्री तपोभूमि मथुरा के पते पर एक नोटिस भेजा था। नोटिस में युग निर्माण योजना के जुलाई 75 अंक में छपे एक प्रसंग की क्लिपिंग नथी थी। प्रसंग महात्मा गांधी से संबंधित था। उनके अनुसार कुछ युवक महात्मा गांधी के पास शिकायत लेकर आते हैं कि अहिंसा ने हमारी हालत बुरी कर दी है। हमारे यहाँ के उदंड लोग हमें चैन से नहीं जीने देते। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हमने अहिंसा का व्रत लिया हुआ है। वे बाज नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें कहीं से चुनौती नहीं मिल रही। महात्मा गांधी उन युवकों से कहते हैं कि अहिंसा में तुम्हारी आस्था अधूरी है। अगर आस्था पक्की होती तो तुम लोग यह शिकायत लेकर नहीं आते। उन लोगों का मुकाबला अहिंसा से ही करते। युवकों ने पूछा कि अहिंसा से मुकाबला कैसे किया जा सकता है? वे लोग तो हमें मारने पीटने लगते हैं। गांधी जी ने कहा कि वे लोग मारने पीटने लगते हैं तो अहिंसा के बजाय या अहिंसा के हिसाब से बहादुरी यह होती है कि तुम उन्हें सहन करते और ईश्वर से प्रार्थना करते कि उन्हें क्षमा करें, लेकिन उनकी ज्यादतियों का विरोध जारी रखते। और अहिंसा का असली अर्थ तो यही है। तुम लोग आतताइयों के सामने टिके रहने के बजाय भाग आए। यह तो कायरता है। इस तरह की कायरता से अच्छा तो हिंसा ही अच्छी है। अहिंसा कायरों के लिए नहीं हो सकती है। इसी के आगे में क्या हुआ कि पत्रिका में यह प्रसंग संक्षेप में छपा था। सेंसर विभाग ने इसे आपत्तिजनक माना और गायत्री तपोभूमि में एक नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया कि ये सामग्री प्रकाशित करने के लिए पत्रिका का पंजीयन क्यों न रद्द कर दिया जाए। पंडित लीलापत शर्मा ने नोटिस लिया और पढ़ा तो चिंतित भी हुए। एक क्षण को लगा कि तपोभूमि पर संकट के बादल आने वाले हैं। कार्यालय में जिस जगह वे बैठते थे वहां ऊपर गुरुदेव का एक बड़ा सा चित्र लगा हुआ था। पंडित जी ने एक बार फिर नोटिस पर निगाहें दौड़ाई और अपनी गर्दन उठाकर ऊपर देखा। पंडित जी को लगा कि गुरुदेव जैसे मुस्कुरा रहे हैं। मन ही मन पंडित जी ने ढांढस बंधाने और रास्ता दिखाने के बजाय पंडित जी ने कहा कि ढांढस बंधाने के बजाय और रास्ता दिखाने के बजाय आप हंस रहे हैं। फिर स्वयं ही अपने आप से कहा, हो सकता है इसमें भी कोई भलाई हो। पंडित जी यह सोच ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। रिसीवर उठाया। शांति कुंज से फोन था। उधर से संदेश था कि कुछ अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। परेशान मत होना, समाधान अपने आप निकल आएगा। पंडित जी ने बताया कि सेंसर विभाग से नोटिस आया है। महात्मा गांधी जी वाले प्रसंग को आपत्तिजनक माना है। क्या किया जाए? उधर से शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता बोल रहे थे। गुरुदेव का निर्देश बता रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव की आज्ञा है, बताई गई तारीख को सेंसर अधिकारी से मिल लो। उन्हें अपनी और अपनी व्यवस्था प्रक्रिया के बारे में बता दो। सामग्री का चयन कैसे होता है, पत्रिका कितने दिन पहले तैयार होती रहती है। यह प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है और इसमें महात्मा गांधी ने अहिंसा का ही महत्व बतलाया है। इस वार्तालाप के बाद उधर से फोन रख दिया गया। पंडित जी इसके बाद भी रिसीवर हाथ में पकड़े हुए कुछ सोचने लगे थे। मन में शायद यही भाव आ रहे थे कि व्यर्थ की चिंता की। सेंसर विभाग का नोटिस मिला तो विचलित नहीं होना चाहिए। माना कि कोई व्यग्रता नहीं हुई, पर मन में आई तो सही, गुरुदेव जब स्वयं संभाल रहे हैं तो हम लोगों को निश्चित होकर रहना चाहिए। थोड़ा भी विचलित होना अपने आप को कमजोर करना है। इन भावों में पता नहीं वे कब तक डूबे ही रहते कि अखंड ज्योति संस्थान में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने आकर पंडित जी को पुकारा। उस पुकार या परिणाम को सुनकर पंडित जी जैसे जागे। उन कार्यकर्ताओं को पता चला कि अखंड ज्योति के नए अंक में छपे कवर को लेकर भी सेंसर का नोटिस आने के बाद वहां भी शांति कुंज से फोन आया और सहज सामान्य रहने के लिए कहा गया। इस प्रसंग का उल्लेखनीय अंश यह है कि 2 दिन बाद पंडित जी और सतीश जी सेंसर कार्यालय गए। उन्होंने अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना के पुराने अंक भी साथ ले लिए थे।
उन्होंने संस्थान को मिले नोटिस के लिखित उत्तर भी तैयार किया हुआ था। दोनों ने कक्ष में प्रवेश किया ही था कि अधिकारी ने अपनी कुर्सी से उठकर उनका अभिवादन किया। पंडित जी और सतीश जी के हाथ उन्हें नमस्कार के लिए उठे उससे पहले ही सूचना अधिकार अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास आए और आदर के साथ अपनी मेज के पास ले गए। उन अधिकारी ने कहा कि आप दोनों को कष्ट करना पड़ा, इसके लिए मैं निजी तौर पर क्षमा प्रार्थी हूँ, पर विभागीय मजबूरी है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। पंडित जी और सतीश जी ने समवेत से कहा, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। कहते हुए वे दोनों अधिकारी के सामने की कुर्सी पर बैठ गए। अधिकारी ने कहा, सनातन धर्म में मेरी पूरी आस्था है। मैं जानता हूँ अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना से देश का कितना बड़ा हित हो रहा है। आप जो जवाब लिख कर लाए हैं वह जो भी हो काफी होगा। भविष्य में आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। पंडित जी या सतीश जी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। आरसी शर्मा के नाम से जाने जा रहे अधिकारी ने अपनी बात जारी रखी और कहा, आप और आपकी पत्रिकाओं के लिए हम लोगों ने अलग तरह की व्यवस्था सोची है। सामान्य पत्र पत्रिकाओं के लिए जरूरी है कि उन्हें छपने से पहले अपनी सारी सामग्री दिखानी होगी। सेंसर विभाग उन सामग्री को देखकर पास करेगा, उस पर विभाग की मुहर लगेगी और तब सामग्री प्रकाशित होगी। अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना के लिए यह व्यवस्था दी जा रही है कि आपकी पत्रिका टाइप होकर कंपोज, मेकअप आदि के बाद जब छपने के लिए भेजें तो उसे दिखा लें, उस पर विभाग की मुहर लग जाएगी। कहीं कोई सुधारने जैसी जरूरत हुई तो उसी स्तर पर ठीक कर ली जाएगी। वैसे मैं जानता हूं कि इसकी नौबत आएगी भी नहीं। नोटिस का जवाब देखे बिना या सफाई में कुछ कहे बिना ही आरसी शर्मा ने अपनी व्यवस्था दे दी। पंडित जी और सतीश जी चकित थे कि उन्हें जिस स्थिति की कल्पना की थी उसकी उल्टी और आशातीत रूप से अनुकूल परिस्थिति बन गई थी। सूचना अधिकारी दोनों को स्तब्ध देखकर फिर बोले, चिंता मत कीजिएगा, यह व्यवस्था भी थोड़े दिन के लिए है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, 2-4 महीने में सामान्य होंगे। इसके बाद अधिकारी ने खुलकर बातें शुरू की और वातावरण कुछ देर में अनौपचारिक सा हो गया। आरसी शर्मा ने तपोभूमि के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव व्यक्त किया और पंडित जी तथा सतीश जी ने उन्हें समय निकालकर आश्रम आने का निमंत्रण दिया। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता राजनीति में कहीं भी सीधे तौर पर सक्रिय हिस्सा नहीं लेते थे। सभी जानते थे कि इस विराट परिवार में विश्राम और ऊर्जा ग्रहण करने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सरकारी विभागों के लोग आते हैं। आपातकाल लागू होने के बाद जिन अधिकारियों की कड़ाई बरतने की जिम्मेवारी दी गई थी वे भी इस तथ्य को जानते थे, पर कुछ कर दिखाने की जिद ने उन्हें मजबूर कर दिया था। ऐसे अधिकारियों ने कुछ ज्यादा ही दंड और दमन का प्रयोग किया। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भी शुरुआती दिनों में इस अति का शिकार हुए। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के रायपुर में पुलिस ने कुछ वानप्रस्थियों को पकड़ा। उनका दोष यह था कि वे पीले वस्त्र पहनते थे और 2.5-2 फुट एक दंड भी रखते थे। अति उत्साही उमगाए पुलिस कर्मियों ने इस दंड को हथियार माना और उन्हें पकड़ लिया। 2-3 दिन में ना जाने क्या हुआ कि उन्हें छोड़ भी दिया गया। गिरफ्तार हुए और छूट कर आए एक कार्यकर्ता का नाम बलवंत मेहता था। उनकी उम्र 70 वर्ष की थी। वे रामायण कथा करते थे। कुछ जगह कथा प्रवचनों में उन्होंने हनुमान चरित्र का विवेचन जोर देकर किया। हनुमान द्वारा लंका दहन करने का प्रसंग सुनते हुए वे अक्सर कह उठते थे कि संस्कृति की सीता को जिन लोगों ने बंदी बनाया है उनकी लंका जला देनी चाहिए। बलवंत मेहता यह विवेचन सहज भाव से करते थे, पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस तरह वे लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। बलवंत मेहता ने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा। जैसा कि उन्होंने बाद में बताया, मन ही मन गुरुदेव
और गायत्री माता का स्मरण किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है। आपका काम करते हुए मेरे प्रयत्न इतने प्रखर हो गए हैं कि सत्ता को भय लगने लगा है और मुझे पकड़ लिया गया। इस घड़ी को परीक्षा मानकर इसमें पास हो जाऊंगा। उस समय जिस आंतरिक सुरक्षा कानून का उपयोग किया जा रहा था, उसमें गिरफ्तारी की वजह बताने या पकड़े गए व्यक्ति को बचाव या मौका देने की जरूरत नहीं थी। अदालत में पेश किए या मुकदमे चलाए बिना ही गिरफ्तार व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जा सकता था। लेकिन बलवंत मेहता से कुछ भी नहीं पूछा गया। उन्हें जिस हवालात में बंद किया गया, वहां 8-9 लोग और थे। 2-3 दिन बाद उन सभी को जिला जेल भेज दिया गया। बलवंत सिंह ने भीतर जाते ही जय श्री राम का उद्घोष लगाया। उद्घोष करते हुए उनके मानस में गुरुदेव की छवि थी। फिर उच्च स्वर में गायत्री माता की जय और परम पूज्य गुरुदेव की जय के नारे लगाए। वहां मौजूद हवालाती एक बुजुर्ग वानप्रस्थी को अपने बीच देखकर दंग थे। इन उद्घोषों ने उन्हें और भी विस्मित कर दिया। वहां बंद व्यक्ति अपनी राजनीतिक सक्रियता के कारण पुलिस के हत्थे चढ़े थे और बलवंत सिंह पहले ऐसे शख्स थे जो धार्मिक कारणों से या उनके बहाने पकड़े गए थे। अंदर पहुंचकर बलवंत ने कहा, भाइयों, आप लोग जिस किसी भी कारण से यहाँ हैं वह अलग बात है। हम लोग पिछले बातों को सोचने और उसकी चिंता करने के बजाय वर्तमान का सदुपयोग करें। भगवान के चरित्र सुनने, उन पर चर्चा करने का यह अच्छा मौका है। यह कहते हुए बलवंत ने आनन फानन में राम कथा का एक कार्यक्रम घोषित किया। यही नहीं, वहां मौजूद हवालातियों से भी कहा कि आप लोग भी इस विषय में अपने विचार और अनुभव रखना। इतना कहने के बाद उन्होंने भगवत कथा शुरू कर दी। करीब 1 घंटे तक जमकर प्रवचन हुआ। फिर चुप हो गए और दूसरे लोगों से अपनी बात कहने का अनुरोध किया। दूसरे लोगों ने अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव सुनाने के बजाय व्यवस्था से अपनी नाराजगी, आंदोलन के अनुभव सुनाने शुरू किए। 2-2.5-3 घंटे तक इसी तरह चलता रहा। उसी दिन शाम को जिला पुलिस अधिकारी थाने का निरीक्षण करने आए। निरीक्षण के दौरान वे हवालात भी गए। उन्होंने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति पीले वस्त्र पहनकर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उन्होंने बलवंत मेहता से उनका परिचय पूछा और कहा कि आंदोलन के फेर में पड़कर आपको क्या मिलेगा बाबा, क्यों यह सब करते हो? बलवंत ने कहा, क्या किया है हमने? हम भगवान की कथा करते हैं और उसी का काम करते हैं। अगर यह अपराध है तो हम अपराधी हैं। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। सुनकर उस अधिकारी को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि भगवान की कथा और भगवान का काम, कैसा काम, किस तरह करते हो? जवाब में बलवंत मेहता ने गायत्री परिवार का परिचय दिया। सुनकर उस अधिकारी के पास खड़े दरोगा ने कहा, अरे इन्हें क्यों ले आए हो, क्या किया था इनने? फिर खुद ही बोले, इस तरह के बुजुर्ग व्यक्ति को परेशानी हुई है तो क्या भगवान आपकी आत्मा भी माफ नहीं करेगी? छोड़ो इन्हें। इसके बाद बलवंत भाई छोड़ दिए गए। बाहर आते हुए उन्होंने फिर से जय श्री राम और परम पूज्य गुरुदेव का उद्घोष किया। बलवंत भाई की गिरफ्तारी और रिहाई की यह घटना उन्हीं के मुंह से और फिर कानों कान गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं में भी चर्चित हुई। इस घटना का अर्थ यह नहीं कि रायपुर में गिरफ्तार किए गए दूसरे कार्यकर्ताओं को भी तत्काल छोड़ दिया गया। बलवंत भाई के पास गिरफ्तार कार्यकर्ताओं में कुछ 2-4 दिन बाद और कुछ थोड़े अंतराल के बाद छूटे। कुछ तो ठीक आम रिहाई के समय ही छूटे। इस तरह की गिरफ्तारियां रायपुर के अलावा दूसरे शहरों में भी हुई। गुजरात के अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट आदि मध्य प्रदेश में, भोपाल, इंदौर, जबलपुर आदि उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोंडा, बिहार में पटना, जमशेदपुर, रांची, मुजफ्फरपुर, राजस्थान में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, महाराष्ट्र में नागपुर, पुणे, अहमदनगर आदि शहरों में
और अन्य राज्यों में भी गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि नगरों में भी दमन का चक्र पूरे जोर से चल रहा था। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भी आंशिक रूप से उस चक्र की लपेट में आ गए थे। इस दमन से घबराकर कुछ कमजोर परिस्थितियों के कार्यकर्ताओं ने अपनी गतिविधियां शिथिल कर दी। उन्होंने गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में भाग लेना भी बंद कर दिया। वे शाखाओं और सामूहिक कार्यक्रमों में भाग न लेकर घर में ही जप अनुष्ठान तक सीमित हो गए। संभलपुर में भी इसी तरह के एक कार्यकर्ता हरे मुरारी शांति कुंज के वानप्रस्थ शिविर में आए। उनका ख्याल था कि यहाँ शिविर करेंगे तो क्षेत्र में किसी कार्यक्रमों में नहीं जाना पड़ेगा। शांति कुंज में रहते हुए साधना, उपासना और स्वाध्याय आदि में ही समय बीत जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना होगा कि पुलिस या प्रशासन के फेर में आना पड़े। उनका डर व्यर्थ ही था, फिर भी वे आए। उन्होंने शिविर में के लिए स्वीकृति भी नहीं ली थी। बहुत सारे कार्यकर्ता थे, इसलिए उन्हें शिविर में भाग लेने की अनुमति मिल गई। कम से कम 2 महीने का प्रशिक्षण लेने और शांति से रहने का संतोष करते हुए उन्होंने 3 दिन ही बिताए थे कि अचानक अपने बेटे से सामना हुआ। उनका बेटा था राजमोहन। करीब महीने भर पहले घर से निकला था। परिवार को यही पता था कि वह संपूर्ण क्रांति का आंदोलन में है। राजमोहन ज्यादा समय घर में ही रहता था और आंदोलन का प्रचार करते बहुत दूर दूर की यात्राएं करता था। फिर से पढ़ूंगी। राजमोहन ज्यादा समय घर से बाहर ही रहता था और आंदोलन का प्रचार करते हुए दूर दूर की यात्राएं करता था। आपातकाल लागू होने से पहले ही वह संबलपुर से बाहर था और 26 जून के बाद हरे मुरारी और परिवार के लोगों ने मान लिया था कि अन्य युवकों की तरह वह भी गिरफ्तार हो गया होगा। उसके लौटने की उम्मीद माँ बाप खो चुके थे। पता नहीं लौटेगा भी या नहीं। अनिश्चय और आशंका का यह दंश उस समय और चुभने लगा जब पुलिस थाने से कोई राजमोहन को तलाशते हुए घर पहुंच जाते थे। बेटे के कारण होने वाली इन परेशानी से भी हरे मुरारी को अपनी सक्रियता कम करने या उससे उपराम होने के लिए मजबूर किया था। शांति कुंज में उन्होंने राजमोहन को रामायण कथा का अभ्यास करते हुए देखा। वह हमेशा पैंट कमीज पहनता था, कुर्ता पजामा पहनता था। अभ्यास के समय उसने पीले कपड़े पहने हुए थे। कंधे तक झूलते बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी मूछ देखकर यकायक पहचान नहीं पाए। कुछ पल अपलक देखने और आवाज सुनने के बाद उन्होंने अरे मोहन कहकर पुकारा। घर में राजमोहन को सब मोहन ही कहते थे। कोई और होता तो शायद अनसुनी कर देता, पर पिता की आवाज थी जिसे सुनकर नींद में भी व्यक्ति जाग उठता है। मोहन अभ्यास छोड़कर उठ खड़ा हुआ और दौड़कर हरे मुरारी के पैर छुए और हतप्रभ सा बोला, पिताजी आप? हाँ मैं हरे मुरारी ने कहा, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया हूँ, यहाँ वानप्रस्थ शिविर में आया हूँ, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? राजमोहन ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी तरह अपने क्षेत्र के और भी साथी हैं। हमारी तरह और भी कई लोग हैं यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। सुनकर पिताजी ने हैरानी जताई। कहने लगे, प्रशिक्षण? तुम किस तरह का प्रशिक्षण ले रहे हो? तुम तो इन सब बातों के खिलाफ थे, आलोचना करते थे। जेपी के प्रभाव में आकर तुमने यज्ञोपवीत भी उतार कर फेंक दिया था। अब फिर कैसे यह सब धारण किया? खुद इसको जीने लगे। कहते कहते हरे मुरारी का गला रूंधने लग गया। पुत्र ने समझाया कि वे बातें गई और बीती हो गई, उन्हें याद मत करो। हम लोग यहाँ गुरुदेव के सानिध्य में सामाजिक कर्म का अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। हमें संरक्षण भी मिला हुआ है। यहाँ से सीखकर क्षेत्रों में जाएंगे और इन कार्यक्रमों को चलाएंगे। हरि मुरारी को यह सुनकर अपना बेटा सुरक्षित लगा। उन्होंने कहा, अब कोई चिंता नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी को भी खबर करने का इरादा जताया। फिर आप ही बोले, वहाँ किसी को पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। हो सकता है संबलपुर में कोई अधिकारी डाक वगैरह भी चेक करते हों, बिना वजह परेशानी बढ़ जाएगी। इस पर राजमोहन ने कहा, माँ को बताना चाहिए, मैं खुद पत्र लिखने को सोच रहा था। अपने शहर में अफसरों को यही तो पता चलेगा
अपने शहर में अफसरों को यही तो पता चलेगा ना कि मैं यहाँ हूँ। यह तो कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ किसी तरह का कोई खतरा भी नहीं है। अभी गिने चुने आंदोलनकारी भी हैं, पर जल्दी ही यहाँ और लोग भी आएंगे। 250-300 लोगों के यहाँ पहुंचने की संभावना है और वे लोग जगह जगह से आएंगे। हरे मुरारी ने दोनों हाथ उठाकर इन बातों को सुना, जैसे कह रहे हों कि बस काफी है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ मोहन के सुरक्षित होने की बात को लेकर वह पूरी तरह आश्वस्त हैं। फिर उन्होंने पूछा, तुमने तो गायत्री और युग निर्माण साहित्य कभी पढ़ा नहीं, यहाँ कौन से कार्यक्रम सीख रहे हो जिनका प्रचार करने क्षेत्र में जाओगे? मोहन ने उन्हें 5 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताया। जून के आखिरी सप्ताह में इन्हीं कार्यक्रमों पर जोर दिया था। 5 कार्यक्रमों में हरितिमा संवर्धन या वृक्षरोपण, संतति नियमन, दहेज उन्मूलन, साक्षरता और अस्पृश्यता निवारण के प्रति लोगों को तैयार करने के लिए शिविरार्थियों को उभारा जा रहा था। राजमोहन ने अपने पिता से इन कार्यक्रमों के बारे में कहा। उन्हें पिछले 2 दिन से वानप्रस्थ शिविर शुरू करते समय ही इन कार्यक्रमों के बारे में पता चला था। बेटे को इन कार्यक्रमों की चर्चा करते और उसमें रुचि लेते देख उन्हें विश्वास हो गया कि मोहन आज सृजन सैनिक की भूमिका में ढल जाएगा। अब वह इधर उधर भटकेगा नहीं और बिना जोखिम उठाए भगवान का काम करता रहेगा। पिता पुत्र में बातचीत चल रही थी कि किसी मोड़ पर राजमोहन ने कहा, पिताजी आप यहाँ प्रशिक्षण लेने आए हैं, क्यों नहीं आप अपना पूरा समय भगवान की सेवा में लगा देते हैं? हरे मुरारी को पुत्र के इस तरह से परामर्श की अपेक्षा नहीं थी। वे चौंके और फिर बोले, अभी घर गृहस्थी की बहुत सारी जिम्मेवारी बाकी है, उन्हें पूरे किए बिना नहीं आ सकता। सब होशियार हो गए हैं पिताजी, क्या जिम्मेवारी बाकी है? हम लोग अपना अपना दायित्व खुद उठाने में समर्थ हैं, पुत्र ने कहा। इस पर हरे मुरारी ने कहा, हरे मुरारी ने फिर दलील दी, तुम लोग भले ही सक्षम हो, पर तुम्हारी माँ की देखभाल तो जरूरी है, उन्हें कौन देखेगा? क्यों, हम लोगों पर भरोसा नहीं है क्या? पुत्र ने पिता के बहाने को फिर चुनौती दी। हरे मुरारी को इससे कुछ आगे के लिए सूझ नहीं रहा था। उन्होंने अंतिम हथियार चलाया, तुम लोगों पर भरोसा तो है, पर घर में बहू आ जाए, तुम्हारी बहन भी ससुराल में ठीक ठाक जम जाए, तुम्हारी माँ नाती पोतों में रम जाए, तो मैं बेफिक्र होकर वानप्रस्थ ले सकता हूँ, फिर सारा जीवन ही मिशन के काम में लगा दूंगा। हरे मुरारी की दलील में एक कमजोर मन की चित्कार सुनाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि बेटा वानप्रस्थ के लिए मजबूर कर रहा है या दबाव बना रहा है। उसे निरुत्तर करने के लिए पिता ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, इसलिए दलीलें दे रहे हो? नहीं पिताजी नहीं, राजमोहन ने कहा, मैं तो दरअसल यह चाह रहा हूँ कि आज की विषम बेला में जब सभी जागृत आत्माएं भगवान का काम करने के लिए अकुला रही हैं, तो हमारे परिवार से कोई एक व्यक्ति पूरा नहीं तो अधिकांश समय इस युग साधना में लगाए। राजमोहन ने यह बात पिता के मन में पैदा हुए कांटे को दूर करने के लिए कही थी, पर इसका उल्टा असर देखकर वे खींच कर और बोले, मुझे घर से निकालने के बजाय तुम ही यहाँ क्यों नहीं जीवनदानी बन जाते हो? तुम्हें तो वैसे भी कोई काम नहीं है। आप अनुमति देंगे तो मैं गुरुदेव के काम में खुशी खुशी पूरा जीवन लगा दूंगा पिताजी। हरे मुरारी ने पिता की ओर भीगी नजरों से देखा और कहा, फिर बोला, फिलहाल 4 महीने तक मैं घर नहीं लौटूंगा। गुरुदेव के बताए 5 सूत्रीय कार्यक्रमों के प्रचार में ही अपना समय व्यतीत करूंगा। भगोड़ा कहीं का, डरपोक, अरे, हरे मुरारी ने खिसियाते हुए कहा। वे समझ भी रहे थे कि वास्तव में कौन भगौड़ा है और कौन डरपोक, पर परिवार की जिम्मेवारियों का बहाना बनाकर वानप्रस्थ से बचने की कोशिश करते वे स्वयं या उनका पुत्र जो समाज को बदलने की कोशिश करते हुए एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर अपने आप को खपा देने के लिए सन्नद्ध हैं। उन्हें यह भी समझ आ रहा था कि उनका वानप्रस्थ भी असल में एक बचाव ही है। संबलपुर में प्रशासन का दबाव नहीं झेला जा रहा था, सो वे यहाँ आ गए थे। समाज के लिए अपने आप को नियोजित करने के उद्देश्य से तो वे नहीं आए थे। इस ग्लानि का आभास से उन्हें अपने आप को उबारते हुए उन्होंने राजमोहन से कहा, ठीक है,
4 महीने गुरु का काम करने से तुम्हारी भी सुरक्षा होगी और परिवार का भी भला होगा। पिता पुत्र का यह मिलन, उनकी पृष्ठभूमि और दोनों के बीच का संवाद कोई अनोखी घटना नहीं थी। इस तरह की प्रवृत्ति हमेशा व्याप्त रहती है। संक्रमण के दिनों में और भी ज्यादा फैली दिखाई देती है। जीवन पर ढीली होती जा रही पकड़ से भयभीत बड़ी उम्र के लोग अपने आसपास फैले संबंधों में, उसके मोह में और भी मजबूती से जकड़ने लगते हैं। 1975-76 के जमाने में गुरुदेव ने 50 के बाद की उम्र वालों के घर परिवार से बाहर निकलने और निरंतर समाज सेवा में लगने का आह्वान किया तो कई लोग निकल कर आए। 2 वर्ष में 3000 से ज्यादा वानप्रस्थी तैयार हो गए। जीवन का उत्तरार्ध समाज के लिए लगान लेने का साहस करने वाले उन साधकों के अलावा बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो अपने घर में दुबक गए या किसी विपत्ति से बचने के लिए उन्होंने पीले वस्त्र पहने। इस तरह के हरे मुरारी नुमा लोगों को राह दिखाने के लिए युवा पीढ़ी बाहर आई और हरे मोहन की तरह रचनात्मक कार्यों में लगी। सर्वाधिक या अंशकालिक वानप्रस्थ युवा पीढ़ी को आकर्षित कर रहा था। शुरुआत तो जून के पहले सप्ताह से हो गई थी, पर आपातकाल लागू होने के बाद युवकों का रुझान इस ओर ज्यादा बढ़ता दिखाई दिया। आपातकाल की ज्यादतियां क्या दिशा लेती, वे किस परिणाम तक ले जाती, इसकी चिंता किए बिना युवकों को प्रेरित करने वाले कार्यक्रम मिल गए थे। इन कार्यक्रमों के प्रति आकर्षण इस कदर बढ़ा कि राजनीतिक दलों के लोग भी इसे अपनाने में जुट गए। जिन दल पर पाबंदी लगी थी या जिनके कार्यकर्ता पर सरकार की निगाह थी, उनके कार्यकर्ताओं के लिए यह अभियान एक आश्रय साबित हो रहा था। आपातकाल के कुछ सुखद परिणाम भी दिखाई दिए। रेलगाड़ियां समय पर चलने लगी, लोग समय पर दफ्तर पहुंचने लगे, सरकारी कार्यालयों में काम होने लगे, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई फिर से शुरू हो गई, बाजार में बढ़ती हुई कीमतों पर भी अंकुश लगा, महंगाई घटनी शुरू हुई और रिश्वतखोरी भी काबू में आती दिखाई देने लगी। लेकिन यह प्रभाव ज्यादा दिन नहीं रहा। पुलिस प्रशासन ने शुरू में जो कड़ाई बरती थी उसका तोड़ लोगों ने ढूंढ लिया। वे चुप जरूर हो गए थे, पर धीरे धीरे अपने ढर्रे में आने लगे थे। महीने 1.5 महीने में वही सामाजिक बुराइयां फिर उभरने लगी जो 25 जून के बाद कुछ समय तक थमती दिखाई दे रही थी। जुलाई 75 के तीसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शांति कुंज में आए। केंद्र में उनका अच्छा प्रभाव था और आपातकाल के बाद वे उस अंतरंग मंडली में भी गिने जाने लगे थे जो स्थितियों पर निगाह रखे हुई थी और जिनके जिम्मे वातावरण बनाने का काम था। वे कार्यकर्ता पहले भी शांति कुंज आते रहते और गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में तो अक्सर आते ही थे। गुरुदेव से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि 25 जून के बाद स्थिति नियंत्रण में आती लग रही थी, पर ऐसा नहीं है। देश भर में, खासकर उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई, लेकिन आंदोलनकारी कार्यकर्ता अब भी बड़ी संख्या में बाहर हैं। वे भूमिगत होकर काम कर रहे हैं। कहते कहते वे थोड़ा रुके और फिर गुरुदेव के थोड़ा और करीब आकर धीमी आवाज में बोले, क्षमा करना गुरुदेव, मुझे कुछ लोग यहाँ भी दिखाई दिए हैं जो अपने परिवार के कम और राजनीतिक ज्यादा लग रहे हैं। सुनकर गुरुदेव ने कहा, हो सकता है यह परिवार आदिशक्ति माँ गायत्री का परिवार है। उनके पास सभी कोई आ सकते हैं। किसी की कोई दलगत निष्ठा के बारे में छानबीन थोड़े ही की जाती है। आप जैसे लोग भी तो जो पूरी राजनीति में हैं लेकिन भीतर से गायत्री परिवार के हैं ना। इतना कहकर गुरुदेव ने उस नेता के पिछली बातों का जिक्र छेड़ा। सरकार ने दरअसल दमन का रास्ता अपनाया है। इससे तत्काल तो कुछ असर हो सकता है, लेकिन कुछ का मन नहीं बदला जा सकता है। दमन से तो वह और उबाल खाने लगेगा। सरकार की मंशा लोगों का दमन करने की नहीं है, बल्कि असामाजिक तत्वों को रोका गया है। उन नेता ने कहा कि कुछ निर्दोष लोगों को भूल से परेशानी हो सकती है। जहां उस भूल का पता चलता है वहां सुधार भी किया जा सकता है।
लोगों तक सरकार की सद्भावना का संदेश देने के लिए कब 25 जून के बाद तुरंत बाद 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई। कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए उस नेता ने कहा कि इन्हें सरकारी स्तर पर लागू किया जा रहा है। गुरुदेव का परामर्श था कि रचनात्मक कार्यक्रम राजनीतिक या प्रशासनिक स्तर पर चलने के बजाय लोक सेवा की तरह चलाने चाहिए। समाज में उसका प्रभाव तभी ज्यादा होगा। सरकारी और राजनीतिक स्तर पर चलने वाले कार्यक्रम औपचारिक बनकर रह जाते हैं। सरकार ने ही अपनाए कार्यक्रम। गुरुदेव से मिलकर वे नेता नीचे उतर आए। कुछ देर कार्यालय में बैठे और वानप्रस्थ प्रशिक्षण की प्रक्रिया देखने के लिए प्रांगण में चले गए। उन्होंने कनिष्ठ वानप्रस्थियों द्वारा सीखे जा रहे 5 सूत्री कार्यक्रमों में खासी दिलचस्पी ली। उन कार्यक्रमों से संबंधित साहित्य के 10-12 सेट भी अपने पास रख लिए। इसे संयोग कहें या उन नेता के परामर्श और सुझाव का परिणाम था कि 2-3 दिन बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी ने युवकों के लिए 4 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा की। ये कार्यक्रम गायत्री परिवार के चलाए 5 सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रमों से मेल खाते थे। 4 सूत्र में विवाह के समय दहेज नहीं लेना, परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखना, वृक्ष लगाना और साक्षरता का प्रचार करना। जुलाई 75 के तीसरे सप्ताह में संजय गांधी ने युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 4 सूत्री कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया तो समाचार माध्यमों और प्रचार तंत्र ने इसे हाथों हाथ लिया। इस कार्यक्रमों की गूंज देखते ही देखते शहरों, कस्बों और गांवों में फैल गई। जिन नेता ने शांति कुंज के इन कार्यक्रमों को देखकर अपने नेता तक यह संदेश पहुंचाया था, उनकी स्थिति पार्टी में और अच्छी हो गई। हफ्ते 10 दिन बाद वे एक बार फिर शांति कुंज आए। उन्होंने गुरुदेव से 5 सूत्री कार्यक्रमों को राष्ट्रीय कार्यक्रम बना लेने की बात कही, उस पर जोर दिया और दूसरे लोगों ने भी इसके महत्व को स्वीकार किया। साथ ही साथ जोर दिया और दूसरे लोगों ने भी इसके महत्व को स्वीकारा। साथ ही साथ यह बताया कि कार्यक्रम अपना लेने के बाद उच्च स्तरीय नेतृत्व से किस तरह खुशी जताई। उन्होंने आला कमान के नेताओं को यहाँ लाने या उनके आने की इच्छा के बारे में भी बताया। गुरुदेव ने उन लोगों के आने की बात पर यह कहते हुए स्वागत किया कि बड़ी खुशी की बात है, पर साथ ही यह भी कहा कि रचनात्मक कार्यक्रम ठीक से चलाए जाएं, यह जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी और प्रशासन अपने नेताओं को खुश करने के लिए ज्यादा जोश में आ जाए। इन कार्यक्रमों को लेकर वे जोर जबरदस्ती करने लगे और लोग उनसे इतना घबरा जाएं कि उसमें सहयोग देने के बजाय इससे कतराने लगे। सचमुच हुआ भी ऐसा ही। सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में आकर अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। साक्षरता और वृक्षरोपण जैसे कार्यक्रम सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत थी। लोगों को समझाए बिना प्रौढ़ व्यक्तियों को अक्षर ज्ञान कराने और वृक्ष लगाने की मुहिम चलाई नहीं जा सकती। लोग जोर जबरदस्ती से भी ये कार्यक्रम नहीं चल सकते। दहेज उन्मूलन के लिए लोगों से संकल्प भी कराए जा सकते थे। उनके परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते थे। सरकारी अधिकारियों को लगा कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम ही चलाया जा सकता है, इसके परिणाम या उपलब्धियों का हिसाब भी रखा जा सकता है। अधिकारियों और सरकार समर्थक लोगों ने परिवार नियोजन को ही मजबूती से बढ़ावा देने का फैसला किया। इसके लिए कानून कायदों और मानवीय मर्यादाओं को ताक पर रख दिया गया। समझा बुझा कर आकर्षित करने के बजाय और जबरदस्ती और दबाव को धीरे धीरे बढ़ाया जाने लगा। सरकारी कर्मचारी, स्कूल शिक्षकों, अस्पतालों में काम करने वाले लोगों के लिए मनमाने तौर पर एक निश्चित
कोटा तय कर दिया गया था। कोटा पूरा करने के लिए दबाव दिया जाने लगा कि निश्चित संख्या में केस नहीं लाने पर वेतन रोक दिया जाएगा, और सचमुच ऐसा ही किया जाने लगा। तरक्की, नई भर्ती, यहाँ तक कि छुट्टियों की अर्जी भी मंजूर करवाने के लिए परिवार नियोजन के कोटे नियत कर दिए गए। उधर आला कमान अफसर अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए पुलिस का भी उपयोग करने लगे। किसी भी मामले में पकड़े या 2-4 दिनों के लिए हिरासत में रखे गए लोगों की नसबंदी सीधे हवालात से ही होने लगी। परिवार नियोजन यूं एक छोटी और सबके लिए उपयोगी कार्यक्रम था, पर इसके लिए जो तरीका अपनाया जा रहा था उसने लोगों के मन में गुस्सा भर दिया। सरकारी अमले द्वारा लोग सताए जाने लगे, उन पर अत्याचार की खबरें आने लगी। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों के प्रचार के लिए जो तरीका अपना रहे थे उनमें भी कहीं कहीं कठिनाई आने लगी। जो लोग गायत्री परिवार की कार्य पद्धति और प्रेरणाओं से अवगत थे उनके मन में किसी तरह का संशय या संदेह नहीं आया। कुछ इलाके में लोग गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को सरकारी कार्यक्रमों से जोड़कर देखने लगे थे। उन नए लोगों की टिप्पणियां और आक्षेपों से कार्यकर्ता थोड़ी परेशानी महसूस करते थे। कुछ देर परेशान रहकर फिर अपने काम में लग जाते थे। इस तरह की परेशानी का निराकरण भी सामने आया, लेकिन इससे पहले एक नया आयाम प्रकट हुआ। उस वर्ष गुरु पूर्णिमा 23 जुलाई को थी। गायत्री जयंती को गुरुदेव ने 5 सप्ताह के लिए अनुष्ठान का निर्देश दिया था। उनके पूरा होने का समय था। गुरु पूर्णिमा पर नए साधक शांति कुंज पहुंचते रहे और उस वर्ष ज्यादा संख्या में पहुंचे थे, क्योंकि उनके मन में अपने यहाँ गायत्री परिवार को नए सिरे से संगठित करने का उल्लास था। गुरुदेव ने कहा कि अच्छा हो कि यह उत्सव अपने यहाँ भी मनाया जाए। किसी को आने के लिए मना नहीं किया गया था, इसलिए उत्साही कार्यकर्ताओं ने अपने यहाँ गुरु पूर्णिमा के आयोजनों की व्यवस्था बनाने के लिए शांति कुंज पहुंचने की तैयारी भी कर ली थी। गुरु पूर्णिमा पहुंचने वालों में साधकों की, खासकर युवाओं की संख्या ज्यादा थी। सुबह प्रणाम और संदेश के बाद दिन भर कार्यकर्ताओं में परिचय और विचार विमर्श का क्रम चला। वे क्षेत्र में आ रही कठिनाइयों का जिक्र करते हुए अपना अनुभव सुना रहे थे। इन चर्चाओं में यह भी शामिल था कि सरकारी तंत्र द्वारा कभी कभार कैसी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। दोपहर बाद 3 बजे के आसपास वाटिका में बैठे हुए कुछ कार्यकर्ता इसी तरह अपनी आप बीती सुना रहे थे। इन लोगों में ज्यादातर लोग नए थे। कुछ 1.5 महीने तक का रामायण सत्र पूरा कर क्षेत्र में हो भी आए थे। उन्हें क्षेत्र में रामायण कथा कहने के 3-4 मौके मिल चुके थे। महाराष्ट्र के दत्तात्रेय जोशी ने बताया कि लोगों को पढ़ने लिखने की बात कहें तो उनके गले नहीं उतरती है, पर अध्यात्म का पुट लगा दे तो आसानी से मान भी जाते हैं। कार्यकर्ताओं ने अध्यात्म के पुट का अर्थ पूछा और दत्तात्रेय जोशी ने कहा, हम लोग कहते हैं कि रामायण की चौपाई का पाठ करने से पुण्य मिलता है। उसे अपने हाथ में लिखकर पाठ करें तो पाठ का प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। यह समझाने पर लोग प्रौढ़शाला में आने के लिए आसानी से तैयार भी हो जाते हैं। प्राचीन काल में पढ़ी लिखी विद्या को याद करने और उसे अपने हाथ से लिखने का उदाहरण भी दिया गया। परिवार नियोजन, वृक्षरोपण, दहेज उन्मूलन और अस्पृश्यता निवारण के लिए भी धार्मिक प्रसंगों से काफी सहायता मिल रही थी। अपनी बात लोगों के गले उतारने के लिए ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना पड़ता और प्रमाण आदि भी देने पड़ते थे। वाटिका में बैठे 8-10 कार्यकर्ता भी अपने अपने अनुभव सुनाने लगे। उस टोली में ही एक सदस्य प्रिय रंजन दास भी आ गए। वे साहित्य स्टॉल की ओर थे। आते ही उन्होंने सूचना देने के अंदाज में कहा कि सुना है यहाँ माधव राव जी आए हैं। माधव राव महाराष्ट्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। उनके आने की बात सुनकर वाटिका में बैठे कार्यकर्ता थोड़े चौंके। फिर दत्तात्रेय से कहा, त्रेता में जब असुरों के अत्याचार बढ़ने लगे थे तो ऋषि मुनियों ने विश्वामित्र के आश्रम में शरण ली थी या नहीं? ऐसा ही समझो बंधुओं। बहुत लोग इस मिशन में आएंगे और यहाँ के पोषण
संरक्षण, यहाँ से पोषण और संरक्षण लेंगे। बातचीत चल रही थी कि किसी ने बीच में ही कहा, ऋषि मुनियों के आश्रम में सभी विश्वासों और निष्ठाओं से लोग जाया करते थे। हमारे सामने तो समस्या यह है कि क्षेत्र में जो कठिनाइयां आ रही हैं उसका मुकाबला कैसे करें। उन कार्यकर्ताओं के कहने पर टोली के ही किसी सदस्य ने कहा कि गुरुदेव ने सुबह ही यानी प्रवचन में कहा था कि ना कि तुम सिर्फ भगवान का काम शुरू कर दो, यह चिंता छोड़ दो कि उसके नतीजे क्या बनते हैं। फिर से बताऊंगी इस बात को कि किसी सदस्य ने कहा कि गुरुदेव सुबह ही प्रवचन में कहा है ना कि तुम सिर्फ भगवान का काम शुरू कर दो, यह चिंता भी छोड़ दो कि उनके नतीजे क्या बनते हैं। यह चिंता भगवान स्वयं कर लेंगे। आगे है रघुवर के गुण गाओ। सन 1975 की गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव के एक और निर्देश ने कार्यकर्ताओं की कठिनाई बहुत दूर कर दी थी। गायत्री जयंती को 5 सप्ताह का सृजन अनुष्ठान तय कर गुरुदेव ने परिजनों से सृजन सैनिक की भूमिका में खरा उतरने के लिए कहा था। इस अवधि में गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन लोगों के बीच जाने और उनसे बात करने का निर्देश था। कम से कम 10 लोगों तक नए युग का संदेश पहुंचाने की प्रेरणा हमेशा दी जाती रही। इस बार 5 सप्ताह में ही 10 नए लोगों से संपर्क करना था। उत्साही कार्यकर्ताओं ने इस निर्देश को पूरी तरह अपनाया। अपना काम निष्ठापूर्वक करने वाले कार्यकर्ताओं में कई शांति कुंज पहुंचे और वे अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर रहे थे। 5 सूत्री कार्यक्रम करीब 1.5 महीने पहले ही घोषित किए जा सके थे। उनके बारे में कार्यकर्ताओं ने अपने आसपास के लोगों को बताना समझाना शुरू कर दिया। सरकार ने या सरकार समर्थित युवा संगठनों ने इन कार्यक्रमों को बाद में उठाया, इसलिए भी लोगों को ज्यादा असमंजस नहीं हुआ। फिर भी गुरु पूर्णिमा पर गायत्री परिवार ने इन कार्यक्रमों का अतिक्रमण किया। इनका शिक्षण और प्रचार तो चलता ही रहा। परिजनों को शांति कुंज आने और यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए कहा गया। गुरुदेव ने अगले वर्ष 10 नए शिक्षण शिविरों की घोषणा की। उनमें एक रामायण सत्र चल रहा था। जिन कार्यकर्ताओं ने 5 सप्ताह का अनुष्ठान भली भांति पूरा किया था, उन्हें इस सत्र में जरूर शामिल होने के लिए कहा गया। गुरु पूर्णिमा पर शांति कुंज आए उन कार्यकर्ताओं में से कुछ रामायण सत्र में आने की मनस्थिति बना रहे थे, तैयारी भी कर रहे थे। करीब 3 महीने पहले हुए रामायण सत्रों में प्रशिक्षण ले चुके वानप्रस्थियों की संख्या 3 अंकों की संख्या पार कर चुकी थी। अब इस सत्र में युवा परिजनों को भी प्रवेश दिया जाता था। इसके लिए संक्षिप्त कार्यक्रम तैयार करने के काम में काशी से आए एक साधक रामचरित द्विवेदी को लगाया गया। वे 40 दिन का अनुष्ठान करने शांति कुंज आए थे। नियमित जप ध्यान के साथ रामचरित मास पारायण भी कर रहे थे। उनके अनुष्ठान में 10 दिन और बाकी थे। पाठ्यक्रम तैयार करने में कुछ ज्यादा समय लग सकता था। इसके लिए पूछा गया तो उन्होंने उत्साह और उमंग के साथ हामी भर ली। गुरुदेव ने कहा, इसके लिए 2-3 दिन का समय भी काफी है। इस अवधि में पाठ्यक्रम का आधार और स्वरूप तैयार हो जाएगा। बाकी काम आगे चलता रहेगा। रामचरित ने गुरुदेव के इन वचनों को अपने लिए एक अवसर माना और तय कर लिया कि काम पूरा हो गया तो वे आगे भी रुके ही रहेंगे। गुरुदेव कहें तभी यहाँ से जाने का विचार करेंगे। इससे पहले जाने के बारे में वे सोचेंगे भी नहीं। रामचरित अगले दिन मानस की पोथी और कागज कलम लेकर गुरुदेव के पास चले गए। सुबह का वक्त था। सामान्य दिनों में वे रामचरित अनुष्ठान के लिए जप ध्यान करते थे। उस दिन जप अनुष्ठान बाद में करने का निश्चय किया और संक्षिप्त पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए चले गए। गुरुदेव ने उन्हें रामायण के विशिष्ट अंशों पर टिप्पणियां लिखना
शुरू किया। वे संकेत कर देते थे और द्विवेदी जी उन संकेतों के अनुसार मानस के प्रसंग नोट करते चले जाते थे। 2 दिन में ही मानस में से ऐसे प्रसंगों का चयन पूरा हो गया जिनका उपयोग सप्ताह कथा के लिए किया जाना था। रामचरित को 2 दिन गुरुदेव के पास आधा घंटा बैठना पड़ा। दोनों दिन गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर रामचरित ने बहुत आनंद अनुभव किया। लगा जैसे एक बड़ा सा अनुष्ठान पूरा हो गया। गुरुदेव ने जिन प्रसंगों पर चिन्ह लगाया उनके रहस्य को उद्घाटित करते हुए टिप्पणियां लिखाई। उनके आधार पर करीब 1600 पृष्ठों की पांडुलिपि तैयार हुई। अगर इतने पृष्ठ सिर्फ लिखने ही होते तो कम से कम 1.5 महीना समय लगता। आश्चर्य था कि 1.5 महीने में कठिनाई से होने वाला काम 1.5 सप्ताह में ही पूरा हो गया। 2 दिन तक गुरुदेव के सानिध्य में रहने के दौरान उसने टिप्पणियों पर नोट लिखते हुए समय रामचरित को कुछ विलक्षण अनुभूतियां भी हुई। उनका कहना था कि इन अनुभूतियों ने राम कथा के संबंध में ऐसी ग्रंथियों को खोला जो अभी तक अगम्य थी। अगम्य होने के कारण मैंने उनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। गुरुदेव जब राम कथा के प्रसंग नोट करा रहे थे तो उन प्रसंगों की बारी भी आई और मेरा मन उन्हें लेकर एक बार फिर अटका। मैंने ऐसे प्रसंगों के बारे में पूछना चाहा, लेकिन पूछने की स्थिति भी नहीं आई। इस संबंध में प्रश्न करने से पहले ही समाधान हो गया। एक प्रसंग था, राम और लक्ष्मण द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा था। मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों के उपद्रव रोकने के लिए राम और लक्ष्मण दिव्य अस्त्रों का उपयोग करते हैं। वे भगवान हैं, संकल्प मात्र से कुछ भी करने में समर्थ हैं, लेकिन वे मनुष्य की लीला ही कर रहे थे। उस अवस्था में उन्होंने जिस अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया वे दैवी थे या वास्तविक? उन्हें क्या इसी लोक में बनाया गया था? यज्ञ रक्षा का प्रसंग नोट करते समय रामचरित के मन में यह प्रश्न बार बार गूंजने लगा। प्रश्न का यह अंश भी गूंजने लगा कि क्या आज भी इस तरह के अस्त्र शस्त्र बनाए जा सकते हैं? यह भाव उसके मन में 2-3 बार आया। उन्होंने अपने प्रश्न या संशय के बारे में गुरुदेव से कुछ भी नहीं कहा। संशय को वे दबाते रहे। तभी टिप्पणियों को छोड़कर गुरुदेव ने कहा, रामचरित, तुम्हारे मन में जो सवाल उठ रहे हैं ना, इस तरह के शस्त्र अस्त्र संभव है या नहीं तो सुन लो बेटा। जो लिखा है वह सही है। योग और तप से उस तरह की शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं, आज भी और इस समय भी। रामचरित ने गदगद भाव से गुरुदेव को निहारा और फिर इतना ही कहा, जी गुरुदेव। उनकी स्वीकारोक्ति को संशय दूर हो जाने की संतुष्टि सुनाई दी। गुरुदेव ने फिर कहा, इस तथ्य को तुम अपनी साधना से भी समझ सकते हो और यहाँ अभी इसी वक्त। रामचरित किसी निश्चय तक पहुंचते उससे पहले ही गुरुदेव ने उठने का इशारा किया और उनके कक्ष से बाहर वाले बरामदे में ले गए। वहां खिड़की से बाहर झांकने के लिए कहा। रामचरित ने देखा कि बरामदे के बाहर शांति कुंज की सीमा शुरू होने तक जैसे बिजली का करंट दौड़ रहा है। आकाश में चमकने वाली बिजली की तरह विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसी रोशनी में परिसर नहाया हुआ है। कुछ क्षण तक दृश्य दिखाई दिया और फिर लुप्त हो गया। गुरुदेव ने रामचरित को वापस चलने का इशारा किया और कक्ष में लौटते हुए बोले, यह इन दिनों का रचा गया रक्षा विधान है। एक बार इसकी परिधि में आने के बाद किसी साधक को अवांछित विघ्न बाधाओं का भय नहीं रहेगा। वे उन्हें नहीं सताएंगी। गुरुदेव ने कहा, तुम क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को होने वाली दिक्कतों के बारे में जानते सुनते ही रहते हो। उन्हें एक बार यहाँ आने और समय तक साधना करने के लिए कहा है। इसी उद्देश्य से कहा कि वे अपने भीतर स्वयं ऊर्जा जगाने के अलावा यहाँ के व्यवस्था विधान में से भी संपृक्त हो जाएं। कहते हुए गुरुदेव अपनी जगह बैठ गए। बैठते हुए उन्होंने कहा, अब तुम पूछोगे कि इस व्यवस्था के बारे में तुम्हें बताने की क्या जरूरत है, तो सुनो। विश्वामित्र के आश्रम में राम और लक्ष्मण को जिस ऊर्जा से ओत प्रोत वातावरण में रखा गया था, उन दिव्यास्त्रों
का निर्माण भी किया जा सकता था, और तुम्हें यह अनुभव कराना इसलिए जरूरी था कि जब साधक अपनी कही और विचारी हुई बात में प्रत्यक्ष की भांति विश्वास करे, तभी उसका प्रतिपादन में बल आता है। रामायण कथा कहते हुए इस बल का ध्यान रखना चाहिए। तथ्य में थोड़ी बहुत चूक हो तो कोई बात नहीं, पर आस्था और निष्ठा में कोई संशय नहीं होना चाहिए। राम कथा पर आधारित पहले वानप्रस्थ शिविर में करीब 60 समयदानी आए थे। 1.5 महीने में उन्होंने इसकी कुशलता अर्जित कर ली कि क्षेत्र में जाकर लोगों को राम कथा का मर्म समझा सकें। इतनी कुशलता उन्होंने अर्जित कर ली थी। अगले शिविर में फिर करीब 50 रामायणी वानप्रस्थी तैयार हुए। 100-125 मानस वक्ता तैयार होने और कार्यक्रम में जाने लगने की खबर धार्मिक जगत में आग की तरह फैल गई। उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। प्रसन्न होने वाले लोग कम थे, आलोचना करने वालों की संख्या ज्यादा थी। आलोचना करने वालों ने रामायणी वानप्रस्थों को अधूरे, अविद्वान और भीड़ तंत्र की उपज ही बताया। कुछ पंडितों ने तो विरोध की योजना भी बनाई। उनमें से कुछ की दलील थी कि मानस के कम से 108 पारायण करने के बाद ही उस पर प्रवचन का अधिकार मिलता है। जो रामायणी वानप्रस्थ कथा कह रहे हैं, उन्होंने 108 तो क्या 8 बार भी पाठ नहीं किया होगा। रामायण सप्ताह और प्रवचनों का विरोध यहाँ तक बढ़ा कि कुछ लोग शांति कुंज भी पहुंच गए। इनमें मानस मर्मज्ञ त्रिलोचन शर्मा, राम कथा के प्रसिद्ध वक्ता कपिल महाराज के शिष्य अनिकेत स्वामी और पंडित रामाधार शुक्ल, मैथिली शरण आदि शामिल थे। उन्होंने अपने आने की सूचना दी, पर मंतव्य नहीं बताया। वे विवाद या विरोध के लिए आ रहे हैं, ये मंतव्य उन्होंने नहीं बताया था। गुरुदेव से भेंट निश्चित करते हुए उन्होंने अपने मानस मर्मज्ञ होने का परिचय विस्तार से दे दिया था। उन विद्वानों ने आश्विन नवरात्रियों से पहले का समय चुना और तिथियां संभवतः 17-18 अगस्त 1975 की थी। यथासंभव रामायणी विद्वानों ने शांति कुंज के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में वे तरह तरह की कल्पनाएं करते आ रहे थे। उन कल्पनाओं में रंग भर कर वे उनके मजे भी लेते थे। वे सोच रहे थे कि गुरुदेव उनके पक्ष को सुनने से कतराएंगे या सुनेंगे तो भी समाधान नहीं कर पाएंगे। उनकी एक कल्पना यह भी थी कि गुरुदेव मिलने से पहले अपना बड़प्पन जताने के लिए तमाम तरह की औपचारिकताएं बरतेंगे। इस बड़प्पन में विद्वानों की आओ भगत के तमाम ताम झाम होंगे। हो सकता है कि शिविर प्रवचन के दौरान ही गुरुदेव उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करें, उनकी बात सुने, फिर जवाब दें। विद्वजन यह सोच रहे थे कि रामायण कथा और सप्ताह के शास्त्रीय पक्ष की चर्चा प्रभावपूर्ण होगी। उनमें और भी गुरुदेव में जो शास्त्रार्थ का संवाद होगा, वह शिविर में आए हुए साधकों को तो विमुख कर ही देगा, यानी कि उन्हें शांति कुंज में अपने नए शिष्य बनाने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही थी। विद्वानों के मन में इस तरह की अपेक्षाएं और आशाएं शांति कुंज पहुंचने तक जोर शोर से फलती फूलती रही। शांति कुंज पहुंचते ही उन्हें सब कुछ उल्टा होता दिखाई दिया। सोचा था कि उनकी आगवानी बहुत भव्य तरीके से होगी। बैंड बाजे बजने वाले खड़े होंगे, आश्रम के वरिष्ठ कार्यकर्ता फूल मालाएं लिए खड़े होंगे, उनकी आरती उतारी जाएगी, पारंपरिक रीति से स्वागत किया जाएगा, आदि तरीके। लेकिन आश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विद्वानों का स्वागत करने के लिए प्रबंधक स्तर के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता शांति कुंज के मुख्य द्वार पर खड़े थे। विद्वानों के पहुंचते ही उन्होंने आगे बढ़कर स्वागत किया, झुककर हाथ जोड़े और नमस्कार कहा। द्वार पर ही कहा कि आप लोगों की हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ के शिविरार्थी भी आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। पंडित त्रिलोचन शर्मा ने कहा, प्रवचन का समय हो गया है क्या? हम लोगों को शायद देर हो गई है। प्रतिनिधि कार्यकर्ता ने कहा, नहीं, प्रवचन तो गुरुदेव के होते हैं, आपका कार्यक्रम शाम के समय है। सुनकर त्रिलोचन शर्मा जी को लगा कि उनके आने से आश्रम में कोई हड़बड़ी नहीं है। उन लोगों की चुनौती और आने की सूचना पर आश्रम में स्वागत का भाव तो है ही, पर आवेश या उत्तेजना नहीं है।
मुख्य कार्यकर्ताओं ने विद्वानों की आगवानी का सामान्य किंतु आत्मीय ढंग से किया था। मुख्य कार्यकर्ताओं ने विद्वानों की आगवानी सामान्य किंतु आत्मीय ढंग से की थी। उससे विद्वजन अभिभूत हुए। 8-10 लोग साथ साथ चलने लगे। वरिष्ठ कार्यकर्ता विद्वानों को उनके कक्ष में ले गए, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। वहां उन्हें विधिवत ठहराया, जलपान कराया गया और बता दिया गया कि कुछ देर विश्राम कर लें। गुरुदेव 4 बजे के आसपास आपसे भेंट करेंगे। सुनकर अनिकेत स्वामी ने कलाई में बंधी घड़ी को देखा। उस समय 11:15 बज रहे थे। 4 बजे मिलने की बात पर बोले, ओहो, लगता है आचार्य जी को हम लोगों की यात्रा के बारे में मिनट मिनट की जानकारी है। कितने सुविचारित ढंग से चर्चा का समय निश्चित हुआ है। हम लोग यात्रा की थकान दूर तरोताजा हो जाएंगे। कहकर अनिकेत स्वामी हंस दिए और अन्य विद्वान भी मुस्कुरा उठे। विद्वानों को कक्ष तक छोड़ने आए प्रतिनिधि उनसे भोजन आदि के बारे में पूछकर उनकी व्यवस्था बनाकर चले गए। उनके जाने के बाद पंडित रामाधार शुक्ल ने कहा, इस बार हमारा पाला कोरे पंडिताऊ लोगों से नहीं, कोई धुरंधर विद्वान ही सामने है। अनिकेत स्वामी ने कहा, व्यवहार और सत्कार से तो बढ़िया ही दिखाई देता है। असल स्थिति तो प्रत्यक्ष मिलने और संवाद के बाद ही चलेगी। तीनों विद्वान इस तरह की चर्चाएं करते रहे और गुरुदेव से भेंट के समय अपनी रणनीति बनाते सुधारते रहे। इसी बीच भोजन का समय आ गया। भोजन लेकर आए कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से भोजन कराया, उससे भी विद्वानों को मुग्ध कर दिया। उन्हें लगा था कि किसी आश्रम या संस्था में नहीं, बल्कि अपने किसी करीबी रिश्तेदार के घर आए हैं। भोजन के बाद कुछ देर बातचीत करते हुए पंडित गण विश्राम के लिए चले गए। गहरी नींद आई। उन लोगों ने बाद में बताया कि किसी नई जगह पर आराम से स्वाभाविक कठिनाई होने जैसा कुछ भी नहीं है। अपने घर में खा पीकर सो जाना कितना सहज और स्वाभाविक लगता है, वैसा ही यहाँ प्रतीत हुआ। एक क्षण के लिए भी यहाँ नहीं लगा कि किसी नई जगह में आए हैं। इसलिए सोते सोते करीब कब 2:30 बज गए, कुछ पता ही नहीं चला। यात्रा की थकान भी शायद एक कारण रही होगी कि करवट बदलने की भी सुध नहीं रही। नींद उस समय खुली जब शांति कुंज के एक कार्यकर्ता ने आकर जगाया। गुरुदेव से मिलने का समय हो रहा है। उसका स्मरण दिलाने और तैयार होने के लिए कहने पर कार्यकर्ता आए थे। उनकी सूचना पाकर पंडित जन तैयार होने लगे। आज बात पूरी नहीं हो सकी, क्षमा चाहती हूँ। इसे पूरा किया जाएगा अगले थर्सडे को। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। पता ही नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद जया मासी, हम लोग को भी पता नहीं चला। 12 बजने वाला है।